हो रहा है मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है। और उस मैक्सिमा मिनिमा के कॉमन प्रॉब्लम पे एक प्रॉब्लम बताया जाएगा आपको। मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में तो खैर चल ही रहा था टॉपिक, ठीक है। चलिए लिखिए, कैमरा ऑन कर दीजिएगा। देखिए पहले समझ लीजिए मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें समझ लीजिए। इधर में काफ़ी कुछ फेस्टिवल्स की वजह से काफ़ी बच्चे डिस्टर्ब थे, सबका आना जाना लगा रहा। अब कोई छुट्टी नहीं पड़नी है और क्लासेस जैसे रेगुलर चलता था मंडे से वैसे रेगुलर चलेगा। जिसको जितना ऑफ लेना था सब अपने अपने फेस्टिवल के हिसाब से ले चुके हैं, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो। अब मंडे से क्लास रेगुलर चलेगा, जैसे चलता है चलेगा। 9 से 10 की जो शिफ्ट आपकी होती है उसमें कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा क्लास जिस दिन खाली होगा चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों में अभी आप लोग मार्केट में अगर विजिट करेंगे तो आप लोगों को आइडिया लगेगा कि किताब नहीं आई है, ठीक है। और इसीलिए अभी हर जगह सिलेबस थोड़ा ठीक ठीक चल रहा है, क्योंकि किसी भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की क्लासेस नहीं शुरू हुई हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो उससे आइडिया नहीं लग पा रहा है कि सामने वाले टीचर के दिमाग में क्या है। चूँकि हम लोग डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में बैठते हैं तो हम लोग को फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन बाकी लोगों को बाकी टीचर्स को एकदम आइडिया नहीं है। तो अभी आपका कोर्स जैसे चल रहा है आराम आराम से चलने दीजिए। बहुत तेज़ भगाने पे क्या होगा, एक तो अभी एडमिशन नहीं हुए हैं बच्चे, कहीं कॉलेज में किसी कोचिंग में नहीं है तो उनका बहुत छूट जाएगा। तो आराम आराम से जैसे चल रहा है फर्स्ट ईयर का चलने दीजिए, टाइम से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है 1 डिग्री मतलब मानक, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के साथ मोशन करने के लिए अगर 1 मानक की ज़रूरत पड़े तो उसको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे अगर आप लीनियर मोशन करते हैं केवल, तो केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट s की ज़रूरत पड़ती है आपके मोशन को बताने के लिए, तो उस केस में आप 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में मोशन कर रहे हैं। वही 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में आपको x एक्सिस के अलोंग भी चलना पड़ता है, y एक्सिस के अलोंग भी। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, x, y। कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, 2, तो उसको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जब किसी भी मोशन को बताने के लिए केवल और केवल 1 मानक की, 1 क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए मान लीजिए हम मोशन कर रहे हैं, मोशन करते दौरान जो हमारी क्वांटिटी है वो z है, वो केवल 1 मानक पे डिपेंड करती है f थीटा पे, z इज इक्वल टू f थीटा। हम मोशन कर रहे हैं, मोशन करने के दौरान हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो केवल 1 मानक पे डिपेंड कर रहा है, वो मानक क्या है, थीटा। थीटा की जगह आप s भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। थीटा का ये मतलब नहीं कि ये कोण है, थीटा का ये मतलब है कि ये कोई भी आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट क्या होता है भाई, जो किसी पे निर्भर नहीं करता है, और डिपेंडेंट क्या होता है, जो निर्भर करता है। थीटा का अलग अलग मान आप अपनी मर्जी से देंगे, इसलिए इंडिपेंडेंट है। z थीटा पे निर्भर कर रहा है इसलिए z डिपेंडेंट है। सबसे आसान तरीका वैसे हम आपको बता दें, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dz बाई डी थीटा। जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वो डिपेंडेंट होता है, d फॉर डिफ्रेंशिएशन, d फॉर डिपेंडेंट, और जो बचा वाला होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। सबसे आसान तरीका ये, जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वो क्या होता है, डिपेंडेंट, d फॉर डिफ्रेंशिएशन और d फॉर डिपेंडेंट। अब देखिए इस z फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम होने की चर्चा हमको करनी है। फर्स्ट ईयर वाले पढ़े हैं क्लास 12th में, मैक्सिमम और मिनिमम होने की चर्चा आपको करनी है, ये आपके कोर्स में है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, dz बाई डी थीटा निकालते हैं। एक बार डिफ्रेंशिएट किए, इसको भी एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा,
एफ डैश थीटा। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि पॉइंट फाइंड आउट करते हैं कि किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम और मिनिमम होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक, उसके लिए क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, सॉरी डी जेड अपॉन डी थीटा को 0 के बराबर करते हैं। ये किसका फंक्शन था, थीटा का। डिफ्रेंशिएट करने पे भी किसका फंक्शन मिलेगा, थीटा का। इक्वेट टू 0 करेंगे तो थीटा किसके बराबर होगा, 0 के। तो किसका मान मिलेगा, थीटा का। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। मान लीजिए ये हमको कोई इसका मान मिल गया है से। ठीक है, अब इसका क्या निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या आएगा, डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये भी किसका फंक्शन होगा, थीटा का। एफ डबल डैश थीटा, इसमें ले जा करके रख देते हैं डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। तो यहाँ पे हमने थीटा की जगह क्या रखा है, थीटा नॉट। ठीक, अगर एफ डबल डैश थीटा नॉट ग्रेटर देन 0 होता है या एफ डबल डैश थीटा नॉट लेस देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमा, और लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमा। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट होता है मैक्सिमा और मिनिमा का। सेकेंड ईयर में इस पे क्वेश्चन चल रहे थे क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के एक चैप्टर में आया था। फर्स्ट ईयर में ये इंडिविजुअल टॉपिक है जो हमको पढ़ाना है सेट थियरी के बाद, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आप लोगों को इसके बस क्वेश्चंस कराने रहेंगे। ठीक है, तब तक एक क्वेश्चन दोनों लोग लिखिए। कल भी आपका कंबाइंड क्लास है लिमिट एंड कंटिन्यूटी का, डॉक्टर मनमोहन पांडे पढ़ाएंगे। लिखिए, I square lamina rest with its plane perpendicular to a smooth wall, ये क्वेश्चन दोनों लोगों में कॉमन है। स्मूथ वॉल such that one corner being attached, BEING, being attached to a point in the wall, by the fine string, FINE, fine string, STRING, string of length equal to the side of the square, then find the position of equilibrium
then find the position of equilibrium and show that it is stable. देखिए स्टेबल का क्या मतलब है, फर्स्ट ईयर में स्टेबल लिख करके नहीं आएगा, फर्स्ट ईयर में या तो मैक्सिमम या मिनिमम लिख कर आएगा, और सेकेंड ईयर में स्टेबल या अनस्टेबल लिख करके आएगा। दोनों का एक दूसरे से रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है देखिए, यहाँ देखिए, अगर हाइट, किसी भी चीज़ की हाइट मतलब h मैक्सिमम होती है तो उसकी एनर्जी मतलब mgh वो भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब किसी चीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो अपनी जगह स्थिर नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल। ठीक है, इस कंडीशन में एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टेबल। ये सेकेंड ईयर का वर्ड है। अगर हाइट मिनिमम होती है तो उस केस में एनर्जी mgh भी क्या होती है, मिनिमम होती है। जिस दिन आपकी एनर्जी मिनिमम होती है, आप घर से खाना खा के नहीं आते हैं, एकदम चुपचाप क्लास में बैठे रहते हैं, नो डिस्टरबेंस, है ना, मतलब उस कंडीशन में आप कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, चुप रहते हैं, अपने जगह पे बैठे रहते हैं, ना ज़्यादा बतियाते हैं ना कुछ क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या होते हैं, स्टेबल। तो बस ये दो रिलेशन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में अनकॉमन है। ठीक है, जैसे ही मिनिमम होगा तुरंत हम लोग उसको क्या नाम देंगे, स्टेबल। जैसे ही मैक्सिमम होगा उसको क्या नाम देंगे, अनस्टेबल। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपको लिखवाया गया है ये फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है। बस ये है कि सेकेंड ईयर में एवरेज लेवल का है, फर्स्ट ईयर में हाई लेवल का है, मैक्सिमम लेवल का। जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हम लोग जो कराते हैं उसमें ये आया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, अ स्क्वायर लैमिना। स्क्वायर लैमिना का मतलब चकोर आकृति की एक चकती। आप अपनी कॉपी का एक पेपर फाड़ के निकाल लीजिए, वो रेक्टेंगुलर लैमिना हो जाएगा। ठीक है, बराबर कर देंगे तो कैसा लैमिना हो जाएगा, स्क्वायर लैमिना। कह रहा है रेस्ट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर और स्मूथ वॉल। स्मूथ नाम इसलिए आपको दे दिया है पहले ही क्योंकि उसमें किसी तरह का फिर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, इसलिए पहले ही आपको नाम दे दिया है कि ये किसके सहारे टिका हुआ है, स्मूथ वॉल के। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपकी वॉल है, ठीक है, अब इस पे अपने कॉपी के पन्ने को ऐसे एडजस्ट करना है कि केवल उसका एक कॉर्नर इस दीवार के सहारे रहे। ये क्या ऐसे में ये टिकेगी कॉपी, जैसे हम हाथ हटाएंगे क्या होगी, गिर जाएगी। तो कह रहा है इसको गिरने से रोकने के लिए इस हिस्से पर एक फाइन स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया गया। स्ट्रिंग मतलब रस्सी। ठीक है, यहाँ से एक रस्सी यहाँ बांध दी गई है, जैसे ही हम रस्सी को बांध देंगे, हाथ हटाएंगे तब भी ये टंगा रहेगा। यहाँ पे कील के सहारे फिक्स कर दिया, यहाँ पे रस्सी के सहारे फिक्स कर दिया, ये बिल्कुल ऐसे ही लटका रहेगा। क्यों भाई? तो ये आपका सवाल था। अब इसको ड्रॉ कर रहे हैं, दीवार पे एक लैमिना ऐसे ही बना रहे हैं, वो लैमिना गिर जाएगी, इसलिए यहाँ से उसके एक कॉर्नर को किससे बांध देंगे, रस्सी से। ठीक है, देखिए धागा नहीं है, स्ट्रिंग है ना। चलिए देखिए, डायग्राम देखिएगा किस तरह से बना रहे हैं। ये स्क्वायर लैमिना हो गया, इस हिस्से को हमने ये स्ट्रिंग से बांध दिया, अब तो नहीं गिरेगा। जब आप बनाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये डायगोनल वर्टिकल नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका डायग्राम गलत होगा।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा विशेष, डायगोनल कभी भी आपका वर्टिकल नहीं आना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले ही यहाँ पे तिरछा बना दे रहे हैं। ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट था, डायगोनल वर्टिकल नहीं आएगा। अगर डायगोनल वर्टिकल आएगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको जो सिद्ध करना है, अगर डायगोनल वर्टिकल होगा तो उस केस में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। हमको कोई भी स्टैंडर्ड कंडीशन लेकर के नहीं चलनी है, हमको जो भी कंडीशन लेकर के चलनी है वो एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलनी है। वर्टिकल मतलब होता है बेटा जो फिक्स चीज़ है उसके एकदम पैरेलल। वॉल हमेशा वर्टिकल होती है, वर्टिकल होती है मतलब वो हॉरिजेंटल से कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे। तो वर्टिकल किसके वर्टिकल नहीं होता है, वर्टिकल का मतलब ही होता है कि हॉरिजेंटल से कितना एंगल, 90 डिग्री। ठीक है, अभी जो पहले डायग्राम बना था उसमें एकदम ये सीधी आ रही थी, बनाते ही हमने कह दिया कि डायग्राम गलत है। आपको कोई भी स्टैंडर्ड कंडीशन लेकर के नहीं चलना है। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रिंग से आपने इसको बांध दिया। ठीक, इसको एक नाम दे दीजिए, P, Q, R और S। ठीक है, किसी भी स्क्वायर के ये जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, इतना बनाइए, साथ ही साथ बनाते चलिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, फर्स्ट ईयर वाले, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम सुना है कभी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी? हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक। नाम सुना है केंद्रक का? क्या होता है, जहां पे किसी भी वस्तु का सारा भार काम करता है। स्क्वायर में सारा भार कहाँ काम करता है, उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। ये रहा W। डायग्राम ध्यान से बनाइएगा, वो गलती ना होने पाए। इसको नाम दे दीजिएगा G का। कल जो क्वेश्चन कराए थे वो हो गया था आप लोगों का? कौन? हमने बनाया ही नहीं, इसीलिए हॉरिजेंटल बनाया बना और फिर तुरंत मिटा दिया कि वो गलत है। कभी भी किसी भी डायग्राम में स्टैंडर्ड कंडीशन लेके नहीं चलते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब हो जाता है कि आपका वो क्वेश्चन केवल उसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए वेरीफाई होगा, और इन जनरल कभी भी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए वेरीफाई नहीं करते हैं। इतना बन गया भाई? फिर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। यहां देखिएगा, ये हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, हॉरिजेंटल पे हमने क्या ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को नाम दे रहे हैं M का, ये L है। बनाइए। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है, अब देखिए स्क्वायर लैमिना है,
एक कॉर्नर वॉल पे है, दूसरे कॉर्नर को स्ट्रिंग से बांधा गया है, आगे पढ़िएगा उसमें, ऑफ लेंथ इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। जो स्ट्रिंग की लंबाई है वो स्क्वायर के साइड की लंबाई के बराबर है। अगर हम स्क्वायर की लंबाई 2a मान लें तो इस स्ट्रिंग की लंबाई भी कितनी रही होगी? 2a। ठीक है, बनाइए। मान ले रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे थे ना z इज इक्वल टू एफ थीटा, थीटा चाहिए होगा। मान ले रही है साइड जो वर्टिकल से एंगल बना रही है कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? थीटा। ठीक है, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? थीटा। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, 2a 2a कॉमन 90 और 90, तो ये दोनों सर्वांगसम हो गए। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ठीक है, लिखिए। चले, डायग्राम बन गया है। थोड़ी बहुत ज्योमेट्री इसमें और है एंगल की, वो अभी हम जब ज़रूरत पड़ेगी तब बताएंगे। ठीक है, मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए कि हम ये वाला एंगल निकलवाएंगे और ये वाला एंगल निकलवाएंगे। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं, अभी हम नहीं निकाल रहे हैं। थोड़ा सा लिखिए इसमें, लिखिए लेट अस कंसीडर a square PQRS of side 2A is such that corner P is in contact with a vertical wall and corner S is tied up, TIED, tied up with a string, full stop। लाइन चेंज करके लिखिए, लेट G be the center of gravity, let G be the center of gravity and the whole weight whole, WHOLE, whole का मतलब संपूर्ण, and the whole weight of lamina is situated at G. Full stop. Let the side PS
let the side PS makes an angle theta with the vertical wall and रुक जाइए, दीनदयाल बताइए भाई, Z क्या होता है? फिक्स पॉइंट क्या यहाँ पे लिया जाए? स्ट्रिंग ये है बेटा, अगर इसको O मान लें तो स्ट्रिंग जिस पॉइंट पे बंधी है वो फिक्स है, तो O पॉइंट कैसा होगा? फिक्स होगा। O कैसा होगा? फिक्स होगा। Z का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लीनियर मोशन कर रहे हों, हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से चलना शुरू किए, तो यही पॉइंट से तो हम अपनी दूरी नापेंगे कि कितनी दूरी हम चले, तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस को नापना, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस को नापना। डिस्टेंस कौन है? G। तो O से G को नापेंगे, यहाँ देखिए O से G को नापेंगे, तो ये हाइट है कि डेप्थ? डेप्थ है। O से G को नापेंगे तो हाइट है कि डेप्थ? डेप्थ है। हमेशा दूरी कहाँ से नापते हैं? फिक्स पॉइंट से। सोच दिमाग में रखिए, अगर हम यहाँ से चल के वहाँ तक पहुँचे तो यहाँ से चल के वहाँ पहुँचे तो दूरी यहाँ से वहाँ तक नपाएगी, यहाँ से वहाँ तक नपाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ऊपर से नीचे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? डेप्थ। ठीक है, डेप्थ में सारा कंसेप्ट ऑपोजिट हो जाता है। क्यों? अगर डेप्थ मैक्सिमम होता है तो हाइट क्या होती है? वेरी गुड, हाइट क्या होती है? मिनिमम। 12th में ये क्वेश्चन सबसे आखिरी में आता था, डेप्थ वाला, है ना, तभी हम बोले कि सबसे हाई ग्रेड का लेवल है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। डेप्थ मैक्सिमम होती है तो हाइट मिनिमम होती है, उल्टा कंसेप्ट चलता है। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेप्थ। क्या पढ़ रहे हैं? डेप्थ। अब देखिए, ऋतिक नाम है ना आपका? ऋतिक, बहुत दिन से कुछ पूछा नहीं गया है आपसे। O से G की हाइट या डेप्थ लेनी है, यही होगी ना? क्या होगी? हाइट या डेप्थ कैसे निकालते हैं? नहीं पता। क्यों? आप तो पढ़ाई में ठीक ठाक थे, कहाँ दिमाग लग रहा है आजकल? हाँ, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? फर्स्ट ईयर वालों में आप लोग में कोई जानता है हाइट या डेप्थ कैसे निकालते हैं? जी से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। कहाँ डाल दे परपेंडिकुलर? मान लीजिए ये O पॉइंट है ना, और ये नीचे की तरफ एक कोने में G पॉइंट है, दोनों के बीच की हाइट या डेप्थ निकालनी है, तो क्या करें? O से, हाँ, क्या करें? हाँ, ये तो अगर मान लीजिए ये M पॉइंट है, वेरी गुड, OM हो जाएगा, हाइट या डेप्थ। क्या बताए थे हम आपको कि और आसान हम कंसेप्ट समझा दे रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा हमको टिपिकल लगता है। देखिए, हाइट या डेप्थ जब निकालनी होती है ना, तो उसमें वर्टिकल का काम नहीं होता है। इसके बीच की हाइट या डेप्थ निकालनी है, ये देखिए, इधर हाथ देखिएगा, हाइट है ना, डेप्थ, तो चाहे यहाँ हॉरिजेंटल लाइन खींचिए, चाहे यहाँ हॉरिजेंटल लाइन खींचिए, कहीं पे भी एक जगह, और चाहे इससे इस पे परपेंडिकुलर डालिए, चाहे इससे इस पे परपेंडिकुलर डालिए, ये हाइट या डेप्थ हो जाएगी। हाइट, डेप्थ, तो दो हॉरिजेंटल लाइन के जो बीच की दूरी होती है वही क्या कहलाती है? हाइट या
डेप्थ। अब यहाँ देखिए, इसके बीच की निकालना है। ठीक है, यहां से ये डाल दिया तो GL जो होगा वही क्या कहलाएगा, हाइट या डेप्थ। ठीक है, हाइट या डेप्थ के लिए दो हॉरिजेंटल लाइन बना लीजिए, किसी से किसी पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, वही आपका क्या कहलाता है, हाइट या डेप्थ। ठीक है, बनाइए। हो गया भाई, चलिए देखिए, यहाँ देखिए, GL यही डेप्थ है और दीनदयाल ने कहा उसी डेप्थ को हम किससे लिखते हैं, Z से। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं सब चीज़ें। Z इज इक्वल टू GL लिख दे, Z इज इक्वल टू GL। दिस इम्प्लाइज Z इज इक्वल टू, मन नहीं था GL लिखने का, हम सोच रहे GL को लिख दे LM प्लस MG, लिख दे, लिख दीजिए LM प्लस MG। अब और मन नहीं कर रहा है, एक काम करिए, MG के लिए यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इतने के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। एक लाइन लिखिए, पहले लिखिए लेट Z, हाँ, एंड Z be the depth of G from the fixed point O, then ये लिखिए, देखिए L 2 बार आ गया है, ये भी तो L है ना, एक को L डैश कर दीजिएगा, GL डैश, L डैश M प्लस MG। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज Z इज इक्वल टू L डैश M OL के क्या होगा, बराबर होगा। तो L डैश M की जगह अगर हम OL लिख दे तो किसी को कोई दिक्कत, OL प्लस MG। ठीक है, लिखिए, हम कर क्या रहे हैं, अभी बताए ना, Z इज इक्वल टू F थीटा, सबको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, थीटा के फॉर्म में, उसी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। चलिए, अब जिस एंगल के बारे में हम कह रहे थे वो एंगल बताने चल रहे हैं, देखिएगा। क्या देखिए, थीटा 90, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। ठीक, एक सरल रेखा पे बनने वाला कोण 180 का होता है। 90 माइनस थीटा 90, तो ये छोटा वाला बेचारा हम निकालना चाह रहे हैं, कितना आएगा 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस अननोन एंगल इज इक्वल टू 180। ये क्या होंगे, कैंसिल,
अननोन एंगल किसके बराबर आएगा? थीटा। तो ये छोटा वाला किसके बराबर आ गया? थीटा के। ठीक है, बनाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए भाई। ओ एल एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा, बड़ा वाला दिखा? नाम क्या है इसका? इन ट्रायंगल OLS। ओ है ये फिक्स पॉइंट, है ना? अब देखिए क्या निकालना है? OL, इसके सामने वाला लंब, ये कर्ण, ये आधार। आधार और कर्ण के बीच में रिलेशन किस में आता है? कॉस में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? OL और कर्ण कितना है? OS। OS का मान कितना दिया गया है? देख के बताइए, 2a। तो OL का मान कितना मिल जाएगा? Z इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा प्लस। ठीक है, आ गया एक थीटा के फॉर्म में। इसको भी थीटा में कन्वर्ट कराइए। mg जरा देखिएगा, mg है ना, ये और ये, ठीक। ये 45 क्या नाम है आपका? बलराम, है ना? ये 45, ये छोटा वाला थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 45 प्लस थीटा। ठीक है, 45 प्लस थीटा। बलराम के बगल में, समझ में आ रहा है? चलिए, ये कितना होगा बेटा? 45। ये पूरा कितना था? 90। आधा कितना हुआ? 45। 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा। ये तो हम निकाल लेंगे कर्ण, अभी इसका कोई खास बात नहीं है। 90 के सामने वाला कर्ण, ये हमको पता है, ये हमको निकालना है। एंगल के सामने वाला लंब, लंब और कर्ण में रिलेशन किस में होता है? साइन में। लिखवाइए, इन ट्रायंगल, क्या नाम है? GSM। बोलिए, साइन एंगल कितना है? थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब कौन है? mg। और कर्ण क्या है? SG। इससे mg का मान कितना आया? SG कॉस थीटा प्लस 45 साइन थीटा प्लस 45। यहाँ तक में कोई दिक्कत? किसका मान निकालना है? SG का। कैसे निकलता है भाई? अगर स्क्वायर में भुजा पता हो, सब पता हो, तो कैसे निकालेंगे? जीवन भर उसी पर रहिएगा, पाइथागोरस। ये देखिए, ये कितना एंगल है? 45, है ना? डायगोनल कितने पे कट करते हैं? 90। ये निकालना है, ये पता है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये पता है। क्या लगा दे? ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। क्या लगाएंगे? कॉस। ये सब तो डायरेक्ट करने का है भाई। कॉस 45 इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा? ये वाला SG, और कर्ण कितना हो जाएगा? 2a। SG इज इक्वल टू 2a इंटू 1/√2। कटे पिटेगा क्या देगा? √2a। चलिए, बढ़िया है, डायरेक्ट जानते हैं। तो z इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा, SG की वैल्यू √2a साइन थीटा प्लस
45। z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। कन्वर्ट हो गया, उतार डालिए ना। जरा इसको ब्रैकेट को ओपन करना जानते हैं? करिएगा, करके हमको आंसर बताइए। इसलिए ओपन करा रहे हैं क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 आएगा, उसकी वैल्यू 1/√2 आएगी। √2 से √2 कट जाएगा तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। मन करे तो ये भी उतार लीजिएगा अगर नहीं जानते हो तो। सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन आएगा इस साल, है ना। फर्स्ट ईयर का तो पैटर्न चेंज हुआ है तो अभी से हम कुछ नहीं कहेंगे, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। सब उथल पुथल कर दिए हैं, एकदम बेकार सिलेबस बना दिए, किसी काम का सिलेबस नहीं है। ग्रुप थियोरी की जगह सेट थियोरी पढ़ाएंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के लेवल में सेट थियोरी का काम ही नहीं है, ग्रुप थियोरी से शुरू करना चाहिए। कल के टेस्ट की प्रिपरेशन ढंग से करिएगा गेम थियोरी की, है ना, क्योंकि टेस्ट आपका वही है जो पेपर में क्वेश्चन क्लैश करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी पेपर में बना दिया गया है, जो क्वेश्चंस आने के चांसेस है वही टेस्ट में दिया गया है। सर पेपर बना है मेरे ख्याल से 40 नंबर का पेपर बना है। अब अपकमिंग संडे छोड़ करके अगले संडे को मैकेनिक्स का टेस्ट है, कल बता दिए थे क्लास में। सॉल्व हो गया आपका, क्या आया है रिजल्ट? z इज इक्वल टू क्यों कॉमन ले लिए, क्या फ़ायदा कॉमन लेके? z इज इक्वल टू 2a cos थीटा, ये तो कट ही जाएगा। √2a, जरा फॉर्मूला बोलिएगा। साइन a cos b, ये सब लिख लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है ना, प्लस cos a साइन b साइन 45। क्यों भाई? अब देखिए, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 2a cos थीटा प्लस √2a 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 cos थीटा। √2 कट जाता है इसीलिए हमने वैल्यू रखा है, वरना हम रखवाते ही नहीं। z इज इक्वल टू 2a cos थीटा a साइन थीटा प्लस a cos थीटा। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 3a cos थीटा प्लस a साइन थीटा। √2 कहाँ से आ गया था? z किसका फंक्शन हो गया? प्योरली थीटा का। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत हो जाए तो बताइए, उधर का सब मिटाएंगे हम। मिटा दें? लिख लिया सब कोई? लिखिए नीचे से। बोले भाई, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन 1 with respect to theta comma we get, बताइए क्या आएगा, dz by d theta is equal to minus 3a sin theta plus a cos theta, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, जिससे हमको वो पॉइंट या वो पोजीशन मिल जाए जिस पे हमको स्टेबिलिटी को चेक करना है। ठीक है, नीचे से लिखिए, फॉर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम dz by d theta is equal to 0. This implies that minus 3a sin theta plus a cos theta is equal to 0. This implies that, देखिएगा -3, यहाँ देखिए a सब में से हट जाएगा, 3 sin theta is equal to minus cos theta। ठीक है, माइनस से माइनस कटेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। चूंकि हमारे पास रिजल्ट किस में है, साइन और कॉस में, चेंज करा दीजिए, इससे साइन थीटा निकालिए और कॉस थीटा निकालिए, बोलिए, जानते हैं निकालना कैसे, कर दीजिए। ये सब काम ना कॉपी पे मत करिएगा, ये थीटा हो तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा, बेस कितना होगा, ये कितना आएगा √10, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√10, कॉस थीटा की वैल्यू 3/√10। लिखिए, अब क्या करेंगे, इसको फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ना। लिखिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, कॉमा वी गेट d2z अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -3a कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा। जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, यहाँ देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट d2z अपॉन d थीटा स्क्वायर की वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट पे निकाल रहे हैं। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट मतलब ये, ठीक है, लिखने का तरीका है बस ये, इज इक्वल टू -3a कॉस थीटा की वैल्यू 3/√10 माइनस a साइन थीटा की वैल्यू 1/√10, कितना आएगा, d2z अपॉन d थीटा स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, बोलिए, -9 माइनस 10a/√10, जिसको लिखेंगे -√10a। 2 मिनट रुकिए, ये कैसा आया है, लेस देन 0, ठीक है।
अगर ये लेस देन 0 आता है तो उस केस में z कैसा होगा? मैक्सिमम। z क्या थी? डेप्थ। डेप्थ कैसी है? तो हाइट कैसी होगी? हाइट कैसी होगी? मिनिमम। हाइट मिनिमम होगी तो एनर्जी कैसी होगी? एनर्जी कैसी होगी? मिनिमम। कैसा होगा? देखिए आपको क्या सिद्ध करना था, स्टेबल सिद्ध करना था ना, तो पहले यहां तक उतार लीजिए फिर हम लिखवाएंगे। दोनों ही लोग ये पढ़ करके जाइएगा। क्लास छूट गया है नीचे। कल समय का ध्यान रखिएगा, 7 बजे एकदम क्लास शुरू हो जाएगा। लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपका कंबाइंड क्लास में ही खत्म होगा, ठीक है। संडे कंबाइंड क्लास में वो खत्म करेंगे, उससे क्या होगा, कोर्स थोड़ा जल्दी भागेगा। संडे को लिमिट एंड कंटिन्यूटी खत्म होता जाएगा, बाकी वीक डेज में एक अलग चैप्टर खत्म होता जाएगा। लिमिट एंड कंटिन्यूटी दोनों लोगों का पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी। हो गया भाई यहाँ तक? नीचे से लिखिए, बोले भाई, नीचे से लिखिए, सिंस d2z अपॉन d थीटा स्क्वायर, सिंस d2z, ये पूरा ऐसे लिखिए, d2z अपॉन d थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट लेस देन जीरो, नीचे से लिखिए, हेंस द डेप्थ z is maximum, hence the depth z is maximum। नीचे से लिखिए, therefore the height is minimum, therefore the height is minimum and thus the equilibrium is stable, and thus the equilibrium is stable। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों ही लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोगों का ये खत्म होगा तो फिर हम यही चैप्टर शुरू करेंगे। ये सबसे टफ क्वेश्चन था आपका, अब इसके पहले का जो होगा सब आसान होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर वाले अपनी क्लास में बैठ जाएं। संडे को अगर ताकत होगी कल तो खत्म करवा लीजिएगा, हम बैठे रहेंगे।